और इसी तरह जब ए ने बी को सप्लाई की और सप्लाई के टाइम पे 18 रुपए का सेल टैक्स इसे कलेक्ट किया, अब ये 18 रुपए कब जमा कराएगा? ये गवर्नमेंट के खजाने में 18 रुपए कब जमा कराएगा? जब अपने महीने की रिटर्न फाइल करेगा। ये तो अब सेल कर रहा है ना, सप्लाई कर। इंपोर्ट वाले तो कस्टम ड्यूटी के टाइम पे करना है, ये सप्लाई कर रहा है। आपको बताया था ना कि सेल टैक्स की रिटर्न हर माह जमा होती है, ठीक है। जनवरी की जो रिटर्न है, जनवरी की रिटर्न वो फेब की 15 तारीख तक जमा करानी होती है, ठीक है। बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, जनवरी की रिटर्न का जनवरी का जो टैक्स होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट जो टैक्स लायबिलिटी होती है, वो फरवरी की 15 तारीख तक टैक्स की पेमेंट करनी होती है और 18 तारीख तक आपने रिटर्न सबमिट करनी होती है। ये इसका सही तरीका। जनवरी की सेल टैक्स की लायबिलिटी आपने कब तक जमा करनी है? 15 फेब तक। और जनवरी की रिटर्न कब तक जमा करानी होती है? 18। इसी तरह फरवरी की सेल टैक्स की लायबिलिटी या रिफंडेबल कब तक जमा कराना है? 15 मार्च तक। और रिटर्न कब जमा करानी है? 18 तक। इसी तरह आगे हर तरह कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। टैक्स जमा कराने की जो डेट है वो 15 है। रिटर्न के लिए उन्होंने 2 से 3 दिन दिए हुए कि 18 इज दी लास्ट डेट। तो ये जो पर्सन है जिसने अगर जनवरी के अंदर सप्लाई की और 18 रुपए का टैक्स ले लिया अपने बायर से, तो इसने 18 रुपए का टैक्स कब तक जमा कराना है? फरवरी की 15 तारीख तक, ठीक है। फाइलिंग ऑफ द सेल टैक्स रिटर्न इन केस ऑफ सप्लाई, जब उसे सेल टैक्स रिटर्न जमा करानी है सप्लाई के केस में, तब उसने जो है वो पेमेंट करवानी है। इसमें आपको 15 या 18 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहाँ पे सिर्फ यही लिखना है फाइलिंग ऑफ द सेल टैक्स रिटर्न। यहाँ पे इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है कि 15 को टैक्स जमा कराना है और 18 को रिटर्न जमा करानी। यहाँ पे जस्ट फाइलिंग ऑफ द सेल टैक्स रिटर्न, तो वो समझ जाएगा कि वो ये बात कर रहा है कि जब रिटर्न जमा करानी है उसके साथ ही टैक्स जो कलेक्ट किया है वो भी जमा कराना है। कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल टैक्स, एक हमने कल पढ़ा था एक्स्ट्रा टैक्स, एक हमने पढ़ा हुआ है फर्दर टैक्स, एक हमने पढ़ा हुआ है नॉर्मल टैक्स। आज ये क्या है? एक्सेस, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एक्सेस का मतलब ये है कि 18% का सेल टैक्स चार्ज होना था, गलती से चार्ज कर दिया 1% और 19%, गलती से, या जान के भी कर सकता है, ठीक है। तो 18% रेट था, 2% से ज्यादा कर दिया, ठीक है, तो 20% हो गया। तो ये है एक्सेस सेल टैक्स। Any person who has collected or collects any tax or charge whether under misapprehension, ठीक है, of any provision of this act or otherwise, misapprehension या वैसे ही उसने excess sale tax ले लिया, which was not payable as a tax, जो कि टैक्स था ही नहीं, जो कि टैक्स था ही नहीं, और charge which is in excess of the tax or charge actually payable, ये देखें, which is in excess of the charge which is actually payable. Actually payable क्या था? 18। आपने कितना ले लिया? 20%। एक्सेस ले लिया, तो एक्चुअली जो पेएबल था उससे भी ज्यादा ले लिया, 2%। अब उसका करेंगे क्या? The incident of which has been passed on the consumer, मतलब अब उसे कंज्यूमर मिल नहीं रहा। Incident of which has been passed of the consumer, अब दुकानदार था यार, दुकानदार ने 18% लेना था, आप गए जाके उसने आप तीनों में से किसी एक से 20% ले लिया। अब लेके बंदा घर चला गया, किधर चला गया उसे क्या पता, कंज्यूमर नहीं मिल रहा। इंसिडेंट ऑफ विच हैज बीन चार्ज ऑन दी कस्टमर, यानी कि कस्टमर के ऊपर उसका बोझ चला गया, उसके ऊपर तो चला गया ना कस्टमर, और उसको ये बंदा नहीं मिल रहा कि यार किससे मैंने ये लिया था। अब क्या होगा?
shall pay the amount of tax or charge so collected to the federal government। तो जिसने ये एक्स्ट्रा टैक्स जो है, एक्सेस टैक्स जो है कलेक्ट किया है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको फेडरल गवर्नमेंट को क्या करवा दे, जमा करवा दे। ठीक है, इसमें ज़रूरी बात ये है कि इंसिडेंट ऑफ विच हैज़ बीन चार्ज ऑन दी कंज्यूमर। ठीक है, कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा बंदा था जिससे मैंने ये एक्सेस टैक्स लिया था और उसके ऊपर बर्डन, उसके ऊपर ये वाकया उसके साथ हो चुका। एनी अमाउंट पेबल टू द फेडरल गवर्नमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एन एरियर ऑफ द टैक्स और चार्ज पेबल अंडर दिस एक्ट एंड शैल बी रिकवरेबल अकॉर्डिंगली and no claim or for refund in respect of such amount shall be admissible। ऐसी कोई भी अमाउंट, एक्सेस टैक्स की अमाउंट जो होगी, इससे ये समझा जाएगा ये टैक्स के एरियर ही थे जो जमा कराने हैं। ठीक है, कुछ पुराने टैक्स के पैसे थे जो जमा कराने हैं, और शैल बी रिकवरेबल अकॉर्डिंगली, और इससे इस अमाउंट को उस पर्सन से प्रॉपरली रिकवर किया जाएगा। एंड नो क्लेम फॉर रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट शैल बी एडमिसिबल, और इसके अगेंस्ट किसी भी किस्म का रीफंड नहीं मिलेगा उसे। जिसने 2% ज़्यादा ले लिया उसको किसी भी किस्म का इसके तौर पे रीफंड नहीं मिलेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द इंसिडेंट ऑफ टैक्स और चार्ज हैज़ बीन और हैज़ नॉट बीन पास टू द कंज्यूमर शैल बी ऑन द पर्सन कलेक्टिंग द टैक्स और चार्ज। जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो ये टैक्स जो है द पर्सन दे शैल बी ऑन द पर्सन कलेक्टिंग द टैक्स और चार्ज। जो पर्सन ये एक्सेस टैक्स ले रहा है वो ये बात साबित करेगा कि भाई मुझे अब कंज्यूमर नहीं मिल रहा। ठीक है, जो एक्सेस टैक्स ले रहा है वो ये बात साबित करेगा कि मुझे कंज्यूमर नहीं मिल रहा। तो बेसिकली दिस इज द एक्सेस टैक्स। इसको भी आईकैप 1 से 2 दफ़ा टेस्ट कर चुका है पास पेपर में कि ये वो टैक्स है जो किसी से लेना बनता नहीं था और उससे मिस एप्रीहेंशन के तौर पे उससे वो टैक्स कलेक्ट कर लिया गया। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये जो टैक्स कलेक्ट किया है इसको हम एरियर्स ऑफ टैक्स ही समझेंगे और इसे फेडरल गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाया जाए। सही है, उस टैक्स को जिसका इंसिडेंट कंज्यूमर को चार्ज हो गया, यानी कि जिसका कंज्यूमर ही नहीं मिल रहा, उस टैक्स को। ये नीचे एग्जाम्पल पढ़े, इससे आपको बात और क्लियर होगी। हसन प्राइवेट लिमिटेड अंडर मिस एप्रीहेंशन कलेक्टेड एडिशनल सेल टैक्स ऑफ 1 लाख फ्रॉम वन ऑफ इट्स कस्टमर। अपने किसी कस्टमर से एडिशनल लाख रुपए का टैक्स ले लिया। 65% ऑफ द गुड्स ऑन विच एडिशनल टैक्स वाज कलेक्टेड आर स्टिल लाइंग विद द कस्टमर एंड एज ए अनसोल्ड स्टॉक। वो जो 65% है वो अभी भी कस्टमर के पास स्टॉक पड़ा है। ठीक है, जिससे उसने कलेक्ट किया लाख रुपए का टैक्स, उसके 65% जो स्टॉक है वो अभी भी किसके पास पड़ा है, कस्टमर के पास पड़ा है। ठीक है, आगे इसका आंसर चेक करें। इन द अबव सिनेरियो सिंस 65% ऑफ द स्टॉक ऑन विच एक्सेस सेल टैक्स 65,000 वाज कलेक्टेड इज स्टिल अनसोल्ड, हसन लिमिटेड should return this amount to the customer. However, the balance of the 35,000, the incident of which has been passed on the consumer, should be deposited with the federal government। वो कहता है जो उनका स्टॉक उसके पास अभी भी पड़ा है उसका इंसिडेंस कस्टमर को चार्ज तो नहीं हुआ, कंज्यूमर को। समझ लगी बात की? तो वो वाला जो स्टॉक है उसका जो सेल टैक्स है वो वापस कर दे उस कस्टमर को जिससे उसने लिया था। ठीक है, जो स्टॉक वो आगे बेच चुका है, अब वो उसे नहीं पता कि किस कंज्यूमर को बेच चुका है, उसका टैक्स जमा कराए किसको, फेडरल गवर्नमेंट। लगी बात की समझ? यानी कि जो स्टॉक उसके पास पड़ा है जिसपे एडिशनल सेल टैक्स वो ले चुका है, उसका इंसिडेंस कस्टमर को, कंज्यूमर को चार्ज नहीं हुआ, तो उसके पैसे वापस कर दे जिससे लिया है, और जो बेच चुका है उसके पैसे गवर्नमेंट को जमा कर। लगी समझ आपको? पक्की बात है। Jointly and several liability of the registered person in the supply chain with the tax unpaid। अच्छा, इसी सिनेरियो को देखते हैं।
ये बड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो है और ये मार्केट में ऐसा अक्सर औकात होता है। ए ने बी को गुड्स सप्लाई की, ठीक है, बी ने ए को उस गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट कर दी। जब बी ने ए को पेमेंट की तो उसमें 18 रुपए का सेल टैक्स भी शामिल था, ऐसे ही है ना, उसके अंदर 18 रुपए का सेल टैक्स शामिल था। अब बी को ये शक है कि ये जो मैं सेल टैक्स दे रहा हूं ये गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस सेल टैक्स को ये कलेक्ट कर रहा है ना, ए कलेक्ट कर रहा है, और इसे जमा कब कराना है, जब उसने रिटर्न को सबमिट कराना है अगले महीने, ठीक है। तो बी को ये डाउट है कि ये टैक्स जो है ये गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं होता, और वो वाकई नहीं होगा, और वो होता भी नहीं है, ठीक है, उसे डाउट भी था और वो होता भी नहीं है। लॉ ये कहता है कि इस नुकसान को पूरा करने के लिए ए और बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है। ए और बी दोनों, परचेजर और सेलर दोनों ज्वाइंटली और सेवरली लायबल। समझ लगी बात की? समझ लगी कि बी ने जब ए को पेमेंट की तो उसके अंदर टैक्स की भी पेमेंट की, और बी को ये डाउट था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि 18 रुपए का जो टैक्स है कि गवर्नमेंट के खजाने में जमा ना हो। तो जब उसे ये टैक्स और वाकई में जमा नहीं भी हुआ तो इस गवर्नमेंट के नुकसान का जिम्मेदार ए और बी दोनों हैं, ज्वाइंटली एंड सेवरली। इसे पढ़े, ये बताता हूं अभी। Where a registered person receiving a taxable supply from another registered person, पहली बात तो ये, इस केस में ए का भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है और बी का भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहा है, इज इन द नॉलेज और हैज रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट, उसके इल्म में है या फिर उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड्स है कि वो शक कर सके that some or all of the tax payable in respect of that supply or any previous or subsequent supply of the goods supplied would go unpaid, उसके unpaid चला जाएगा, of which burden of proof shall be on the department. Such person as well as the person making the supply shall be jointly and severally liable for the payment of such paid amount of tax, provided that the board may by the notification in the official gazette exempt any transaction or transaction from the provision of this section. ठीक है, अगर B को ये डाउट है या उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये सस्पेक्ट करने के लिए कि जो वो पेमेंट कर रहा है वो अनपे रह जाएगी, मतलब कि वो गवर्नमेंट के पास जमा नहीं होगी, तो A और B जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे कि इस चीज का नुकसान की तलाफी करें। सही है। बी इसलिए होगा कि लॉ ये कहता है कि जब आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन से प्रोक्योर कर रहे हो आइटम्स तो आप इतने अक्लमंद होने चाहिए कि आपको पता हो कि मैं जो पैसे इसे गवर्नमेंट के दूंगा वो आगे जमा कराएगा। तो ये इसकी जिम्मेदारी भी लगाई है एक तरह की कि वो इस तरह के वेंडर से चीज़ें खरीदे जिसकी मार्केट रिप्यूट अच्छी है, जिसके मार्केट ग्राउंड्स अच्छे हैं, जिसका पता है कि इसका कभी आज तक इस तरह का टैक्स वालों के साथ फड्डा नहीं हुआ। तो ये बी की जिम्मेदारी लगाई है एक तरह की, ठीक है। तो इस वजह से, और ये बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं इस तरह के। कई बंदों को मैं जानता हूँ जो बताते होते हैं कि यार हमने सेल टैक्स लिया, सेल टैक्स लेके खा गए, अब बताएं क्या करना है। मैं खा गए तो बस फिर रिहायशी करें हम आप। कंपनीज के साथ ऐसे होता है, हैवी अमाउंट्स में जब वो पेमेंट एडवांस पेमेंट लेते हैं तो एडवांस पेमेंट के अंदर सेल टैक्स का भी 100% ले लेते हैं, तो वो पेमेंट लेके मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं जब मिलियंस ऑफ अमाउंट शामिल हो, और फिर दोबारा वापस मुल्क में आने का नाम नहीं लेते और सेल टैक्स की पेमेंट साथ ले जाते हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उन्होंने बी को भी लायबल ठहराया है कि भाई तुमने देख के ये काम करना है, ठीक है, ये देख के काम करना। इस केस में अक्सर अब ये होने लग गया है कि कंपनीज पता क्या करती हैं कि वो जब भी बी, अब ये बायर है, ये जब ए को पेमेंट करेगा ना वो सिर्फ 100 रुपए की पेमेंट करेगा, 18 रुपए की पेमेंट ही नहीं करेंगे।
₹18 की पेमेंट उसे तब करते हैं, कहते पहले अपनी रिटर्न सबमिट करो, फिर हम तुम्हें ₹18 की पेमेंट करेंगे, या पिछली हमें रिटर्नें दिखाओ कि तुम रेगुलरली बेसिस पे सबमिट कर रहे हो। ये क्योंकि सेल टैक्स की अमाउंट अच्छी बड़ी अमाउंट होती है। मिसाल के तौर पे आपने कोई कंपनी में कोई मशीनरी खरीदनी है, और समटाइम्स जो मशीनरी होती है वो आपकी 20-25 मिलियन की आती है, तो 25-30 मिलियन के ऊपर 18% लगाएं ज़रा, कितनी अमाउंट बन जाती है। तो वो फिर कंपनीज फिर ये कहती हैं, उनसे कहती हैं कि अपना हमें रिकॉर्ड दिखाओ पिछले 1 साल का 2 साल का, कि तुम रेगुलरली रिटर्न जमा करा रहे हो कि नहीं। फिर कई दफ़ा कह देते कि आप सिर्फ ₹100 लो, ₹18 हम खुद जाके गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के, ये अगर आप बी को ना लायबल ठहराए तो ऐसा कुछ भी ना हो। वो नुकसान अभी आगे बताऊंगा मैं, क्या क्या नुकसान है उसे। ठीक है, किसके अंदर लायबल वही है, जिम्मेदारी उसी की है, क्योंकि कलेक्ट वो कर रहा है। जहां पे कलेक्ट ही उसने नहीं किया, जहां पे ₹100 का ₹18 मैंने उसे दिया ही नहीं, तो वहां पे तो वो लायबल नहीं है, वहां पे तो मैं खुद जाके जमा करा सकता हूँ। लेकिन ये मैंने आपको एक सिचुएशन बताई है जो प्रैक्टिकल चल रही है, बुक्स में इस चीज़ का जिक्र नहीं है, तो आप अभी उसमें कंफ्यूजन में ना पड़े। आप यही रखें कि जिसने सेल टैक्स कलेक्ट करना है, ही इज़ लायबल टू डिपॉजिट इन दी गवर्नमेंट बैंक, सही, गवर्नमेंट रेट। तो इस केस के अंदर अगर उसे डाउट होता है, इसको डाउट होता है कि ये जो है कहीं हैकी पैकी कर जाएगा, सेल टैक्स जमा नहीं कराएगा, तो वो फिर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे दोनों। अच्छा, अब इस बंदे को डाउट था, ये बात याद दिया, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बंदे को एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ये डाउट था या इसके इल्म में था, ये कौन साबित करेगा? ये डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट साबित करेगा कि इस बंदे को ट्रांजैक्शन के टाइम पे इस चीज का इल्म था या नहीं था। इसके लिए वो लाइन उसने लिखी है बर्डन ऑफ प्रूफ वाली, तीसरी लाइन, गुड्स सप्लाइड वुड गो अनपेड ऑफ विच बर्डन टू प्रूफ शैल बी ऑन दी डिपार्टमेंट। कि ये चीज साबित करना कि इस बंदे को डाउट था कि मेरे पैसे जो है वो अनपे चले जाएंगे, ये बर्डन साबित करने की जिम्मेदारी किस पे है? टैक्स डिपार्टमेंट ऑन द रिपोर्ट। ठीक है, लगी समझ? ये इसकी थ्योरी थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी थोड़ी बोरिंग भी है। थोड़ी थोड़ी नहीं भी है, तो बहुत ज्यादा ही नहीं थोड़ी सी है, बोरिंग बहुत ज्यादा है। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर हर लाइन के बाद कोई जोक ऐड कर दूं इसमें अब जो है वो है और मैं क्या कर सकता हूं। चले, बहुत ज्यादा आपने पढ़ लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने यार। सवाल करें यार, अब न्यूमेरिकल इतना पढ़ लिया, अब आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स भी तो करना है। रिलैक्स करना तो छुट्टी से ना, तो छुट्टी से कहाँ रिलैक्स होता है बंदा? छुट्टी से तो बंदा टेंशन में आता है। अब और क्या करना है? कोई बात नहीं, वो टेंशन अच्छी है। छुट्टी देखे तो बंदा कहता है यार अब और बस, अब क्या करें, बस सोना था 2 घंटे, वो सो लिया, अब क्या करें, बस पूरा दिन कैसे गुजारना है। पेज नंबर 224 है, हाँ, पेज नंबर 224। काज़मी ट्रेडर्स, केटी पेज नंबर अभी तो बताया मैंने, 224।
रिक्वायरमेंट पढ़े जी इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर इन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स पेएबल बाय और refundable to KT and input tax to be carried forward if any for the tax period फरवरी 2022। अब देखें ना, इसमें उसने लिखा है फरवरी 2022। इनकम टैक्स में हम पढ़ते होते थे तो टैक्स ईयर बताता था 2021 2022, यहाँ पे उसने महीना लिखा है कि फरवरी 2022। Kazmi Traders is a registered under the Sales Tax Act 1990. KT is engaged in the business of manufacturing and the supply of the paper products. Following information is available from the KT's record for the month of February 2022. Purchases taxable goods from the registered person. 20% of these goods were returned to supplier. ये उसकी खरीदारी है। Taxable goods from unregistered person. Exempt goods from registered person, electrical and sanitary fittings 60% फैक्ट्री बिल्डिंग में इस्तेमाल हुई और 40% ऑफिस बिल्डिंग में। प्लांट एंड मशीनरी ली 84 से। सप्लाई किया है, बल्कि मैं साथ साथ यहाँ पे बनाता भी रहता हूँ ताकि टाइम ऑलरेडी कम है। हमने 3 वर्किंग्स बनानी थी। वर्किंग नंबर 1 जो कि इनपुट को बताती है, वर्किंग नंबर 2 जो कि अपॉर्शनमेंट करती है, वर्किंग नंबर 3 जो कि टैक्सेबल सप्लाईज। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड, वट एवर द केसेस। ठीक है, सोल्यूशन आप लोगों की बुक पे ऑलरेडी गिवन है, लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको फोकस करें। परचेजेस के ऊपर जाते हैं हम, तो टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन 320 मिलियन की उसने जो है वो गुड्स बाय की हैं। मिलियन में जा रहा है तो मैं भी अभी से मिलियंस के अंदर ही अमाउंट लिख रहा हूँ, बल्कि मिलियंस में वैसे थोड़ी अजीब सी हो जानी है अमाउंट, थाउजेंड्स में लिख लेते हैं, रुपीज इन थाउजेंड्स। ठीक है, उसने रजिस्टर्ड पर्सन से चीज़ें खरीदी हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन से चीज़ें खरीदने के ऊपर जो पैसे टैक्स पे किया होता है वो मुझे इनपुट के तौर पे अलाउ होता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन से कितने की चीज़ें खरीदी हैं? 320 की। लेकिन मसला ये है कि इसमें से उसने 20% वापस किए, 10%, 20%। तो माइनस कर दे इसका 20%, 32 64 64 माइनस करेंगे ना, कितना रह गया? 256। 256 का 18%, ये बाद में लिख लेते हैं, 256,000 लिखना पड़ना है यार, आप मिलियन में ही कर लें फिलहाल, वो मुझे सारी फिगर्स फिर करनी होगी। रुपीज 256 का 18%, 46.08। ये देख, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड से अगर खरीदारी करेंगे तो किसी भी किस्म का इनपुट नहीं मिलेगा, बेशक टैक्सेबल गुड्स खरीदे, बेशक टैक्सेबल गुड्स खरीदे। टैक्सेबल गुड्स एग्जेम्प्ट गुड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। एग्जेम्प्ट गुड्स पे तो ऑलरेडी कुछ टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट गुड्स पे तो ऑलरेडी कोई टैक्स नहीं लगता। इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स बेशक फैक्ट्री की बिल्डिंग में इस्तेमाल हो या दफ्तर के अंदर इस्तेमाल हो, इन पे इनपुट नहीं होता, इन पे इनपुट नहीं होता किसी भी सूरत में, बेशक फैक्ट्री में इस्तेमाल हो बेशक दफ्तर में। ये अभी मैंने इनपुट के रूल्स आपको बताने हैं, उसके अंदर ये बात आ जाएगी आपके पास कि इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स के ऊपर इनपुट क्लेम नहीं करते। 40%। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी, ये तो फिक्स एसेट आ गया आपका, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना? 84 है, जाहिर बात है प्लांट एंड मशीनरी पे टैक्स लेंगे। 84 का 18% कितना बन गया है? 15.12। लेकिन इसको आपने इससे अलहदा रखना है, ये मेरे पास तो अभी जगह नहीं थी, इसको हमने इससे अलहदा रखना है। ये यहाँ पे टोटल हो जाएगा, यहाँ पे ये अलहदा से 15.12 आएगा।
ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट अलहदा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे अलहदा से शो भी करना है, मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, इसके ऊपर सवाल अभी बंद नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, इसके आगे चले। टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर पर्सन है, 10% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। आपने रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स दी थी, कितनी दी थी? 200 की, 200 की गुड्स दी थी आपने रजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन उसमें से कितनी रिटर्न हुई? 10%, 20 रिटर्न हुई, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख देना? 180 मिलियन। ठीक है, ये रुपीज इन मिलियन, इस पे टैक्स नहीं लगाना ना, मैंने बताया था ये फिगर पूरी लिखनी है, इनपुट की फिगर जो है वो टैक्स डाल के लिखनी है। तो ये 180 मिलियन यहाँ पे आ गया। अनरजिस्टर्ड को कोई सप्लाई है? नहीं है। बाकी जो आपकी सप्लाई है दैट इज ऑन एक्सपोर्ट्स, तो वो यहाँ पे आती नहीं है फिलहाल, तो ये आपका 180 ही आ गया। ठीक है, ये आपका 180 आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन फरवरी 2022 इंक्लूड सेल टैक्स ऑफ 1.36 मिलियन। 60% of amount was related to factory building while the remaining amount was related to office building। जो आपने बिजली का बिल दिया उसका ऊपर जो सेल टैक्स दिया वो था 1.36 मिलियन का। अब इसमें से जितनी बिजली इस्तेमाल हुई है फैक्ट्री के लिए उस पे आपको इनपुट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे नहीं आना फिलहाल, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये भी तो खरीदी है ना, परचेज है एक तरह की, बिजली खरीदी है आपने, कितना टैक्स दिया है बिजली के खरीदने पे? 1.36 मिलियन का टैक्स दिया है, लेकिन इसमें फैक्ट्री में कितनी इस्तेमाल हुई है? 60%। कितना आ गया? अब इस पे 18% तो नहीं लगेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1.36 सेल टैक्स है। 0.82 कर ले, 0.82। ठीक है, आगे कोई है? ऑल दी अबव फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। ऊपर वाली सारी फिगर सेल टैक्स के अलावा ये लाइन से लिखी होगी। ये जी मेरा कॉमन इनपुट हो गया 46.08 प्लस 0.82 कितना आया? बताता हूँ मैं। 46.9। ठीक है, अच्छा, ऐसी चीज जो फैक्ट्री में टैक्सेबल गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो उस पे इनपुट मिलता है। बिजली इज वन ऑफ दोज। फैक्ट्री के अंदर टैक्सेबल गुड्स बन रही हैं, मशीनें चल रही हैं, तो इस वजह से फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो बिजली है उसके ऊपर इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स मुझे अलाउ है। ऐसी चीज अब जो बिजली दफ्तर में इस्तेमाल हो रही है, ऑफिस की बिल्डिंग में इस्तेमाल हो रही है, उसके ऑफिस के अंदर कोई टैक्सेबल गुड्स तो नहीं बन रहे, तो इस वजह से उसके ऊपर इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको आज नए बताए हैं। एक ये कि इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी जो फिटिंग्स है ये किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है इसके ऊपर इनपुट, बेशक फैक्ट्री में इस्तेमाल हो या ऑफिस में इस्तेमाल हो। बिजली जो है फैक्ट्री की जो बिजली है उस पर इनपुट टैक्स मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसके फैक्ट्री के अंदर टैक्सेबल गुड्स बन रही हैं, लेकिन ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट नहीं मिलता, इलेक्ट्रिक टैक्स का इनपुट नहीं मिलता। तो इस वजह से मैंने इसे 60% किया। ठीक है, ये दोनों नई बातें आज आपको बताइए, क्लियर है? तो ये आपका आ गया 46.9। कल जो हमारी एक वर्किंग रह गई थी अपोर्शनमेंट, आज उसको करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। इसे जरा गौर से देखिएगा। सबसे जो पहला कॉलम आएगा वो बताएगा मेरा सप्लाई। मैं यहां लिखूंगा सप्लाई। इस क्वेश्चन में मेरी कितने किस्म की सप्लाईज है? 2 है। एक टैक्सेबल सप्लाई, दूसरी